बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। वो नन्हे मुन्ने वो जो आज शो में आए हुए हैं, उनके मम्मी पापा, वो लोग जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, वो कहाँ से आना हुआ? हिमाचल। हिमाचल। और आप? पंजाब। पंजाब में कहाँ से? फगवाड़ा। फगवाड़ा से। वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आना हुआ भैया? सहारनपुर से। सहारनपुर, बहुत दूर है तो। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बात दूरी की नहीं है, बात है आपस में वो जो दूरी है उसको कम करने की है। इसकी बात नहीं है कि आप कहां से, सहारनपुर से हैं, चाहे फगवाड़ा से हैं, चाहे आप कर्नाटक से खड़े हों, बात उसकी नहीं है। बात दरअसल ये है कि दिलों की दूरी कैसे कम हो, और दिलों की दूरी कम होनी चाहिए, बात इसकी है ना बाजी? मैंने गलत कहा तो बताइए, ठीक कर दीजिएगा। ठीक किया। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। हाँ तो हाँ हम एक्सलेंट। सर आपका नंबर मिल गया तो मुझे मतलब समझ लीजिए सही सही है। वो तमाम सारे युवा, उनके सामने सबक क्या है, उनके सामने लेसन क्या है, हम क्या रख रहे हैं, हम क्या परोस रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। थाली में क्या सजा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है सर। वो बार बार जो मैं कहता हूं कि तमाम सारे लोग, ये विभिन्नताओं का देश है, इसमें दो राय नहीं है। मुख्तलिफ लोग रहते हैं, मुख्तलिफ भाषाएं हैं, लेकिन हम दोनों के, हम तमाम सारे लोगों के बीच में एक सूत्र बंधा है, और वो सूत्र यही है जो ये अभी गा रहे थे। वो लाइन क्या थी आपकी, वो गाइए। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा, धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो। अच्छी लाइन, बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छी। सांझी संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा, एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा, वंदे मातरम। ये अब आपको कहना है, वंदे तो उन्होंने कह दिया, वंदे। बस अब मुझे कुछ नहीं कहना, आपके पास सबक है। बहुत सारे टीचर्स खड़े हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने समाज के साथ लंबे समय तक काम किया, वो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तजुर्बेदार लोग दिख रहे हैं, यकीनन मुझसे ज्यादा वो जानते हैं। मैं बस सिर्फ फर्क इतना है कि मैं बस जोड़ने का, एक से एक को जोड़ने का काम कर सकता हूं, पूछ सकता हूं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे बाजी आप ही से पूछ लेता हूं, आप क्या करते हैं सर? मैं रिटायर्ड इंडियन नेवी हूँ। आई रिटायर्ड ऑन 30th September 99। अच्छा, पार्टिसिपेटेड बोथ द वॉर विद पाकिस्तान, वाह। कारगिल आल्सो, एंड 4 December 70। सर आप वहां नहीं खड़े रहेंगे, आप अंदर आइए सर, अंदर आइए, बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पहला ही बंदा पूछा और पहला ही बंदा जो है सोना निकल आया, क्या बात है। सर अब क्या करते हैं आप? सर आई एम ए रिटायर्ड इंडियन नेवी। हाँ। पार्टिसिपेटेड बोथ द वॉर विद पाकिस्तान, 4 December 71 एंड बेटा सुनो, अगर तुम्हारा पर नशा ज्यादा है तो बाकी लोग पीछे कर देंगे इनको, क्योंकि बेइज्जती नहीं होगी इनके पिताजी की, माताजी की नहीं, परिवार की। अच्छा नहीं लगता, जाओ पीछे, चल पीछे, चल पीछे जाओ, आप आगे आ जाओ, आगे खड़ा हो। हाँ जी। Participated both the war with Pakistan, 4 December 1971 and Kargil from 3rd July to 26 from 3rd May to 26 July 99। वाह क्या बात है। And now I am running marathon run। मैराथन, मैराथन दौड़ रहे हैं। Marathon run। I completed 90 marathon at Max Super Hospital on 16 March 2025। क्या बात है, मैराथन दौड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे शो को थोड़ा सा उसमें चार चांद लगाएं, और आप बैठे वहां पर तशरीफ रखें। नहीं खड़े क्यों होंगे, आप बहुत दिन खड़े लिए। अब ये युवा जो लगे हैं सामने, इनको मौका दीजिए, इनको मौका दीजिए। मैराथन दौड़ रहे हैं 2 वॉर में। सर कहां से आना हुआ आपका? मैं जनकपुरी दिल्ली से ही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर, कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको मिलकर, ये बात कर लो। हाँ। सभी धर्म वालों को मिलकर एक साथ चलना चाहिए। सभी लोगों को मिलकर एक साथ चलना चाहिए, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। सबको मिलकर एक साथ चलना चाहिए। आपको इससे एतराज है क्या? बिल्कुल एतराज, बिल्कुल। हाँ बस पोस्चरिंग की बात है, पर थोड़ा सा ऑडियो कंट्रोल कर लेंगे। बस थोड़ी सी पोस्चरिंग की बात थी, मैंने पूछ लिया। जी आप भी बोलना चाहती हैं? जरूर, बात ही नहीं बनेगी जब तक श्री ना बोले, तब तक बात में दम नहीं आता। जी
सर आई एम ए टीचर ऑफ इंद्रप्रस्था स्कूल न्यू दिल्ली। हाँ जी। तो मैं मैसेज देना चाहती हूँ एक हाँ। टीचर होने के नाते हाँ। कि हमें बच्चों की एजुकेशन के लिए और बच्चों के लिए काम करना चाहिए। हाँ। जो बच्चे जिन बच्चों को स्कूल के जो हकदार हैं, जो हाँ। आज भी मेरे पास कई ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन आते हैं, जो स्कूल हाँ। नहीं जा पाते हैं, हाँ जी। तो उन बच्चों के लिए हमें हाँ। आगे आना चाहिए। जो समाज के रिटायर्ड लोग हैं या जो समाज सेवा में दिलचस्पी रखते हैं, हाँ। उन लोगों को आगे आकर के उन बच्चों के लिए कुछ करें। वो क्या नाम है आपका? मीनाक्षी अवस्थी। मीनाक्षी जी, आपने सच में बहुत अच्छी बात कही, थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात कही। जो रिटायर्ड हैं या जो रिटायर हो गए हैं या जो समाज सेवी हैं, आपने बिल्कुल सुधार किया, जो समाज सेवी हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस नेशन पे? अगर 2047 2047 का सपना देख रहे हैं तो हम अपनी अपनी तरफ से उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन डालेंगे। आप भी बोलिए, क्या नाम है? मैं विमला हब्बू, औरंगाबाद। औरंगाबाद से? संभाजी नगर, नॉट औरंगाबाद। हाँ। संभाजी नगर। मैं तो सोच रहा था बाबूजी बहुत बचाया मैंने आज। मैं दाएं बाएं से निकला कि इधर से निकल जाऊं, उधर से निकल जाऊं, लेकिन जनता के साथ शो करता हूं सर, बचता नहीं हूं सर। जो बोलता हूं पूरी शिद्दत से बिलीव करता हूं, इसी में बिलीव करता हूं। मैं जरूर आऊंगा आपके पास। संभाजी नगर से हैं, मैं स्वागत करता हूं। क्या नाम है आपका? विमला हब्बू। हम एक दिन भी आपका शो नहीं मिस करते, रोज औरंगाबाद संभाजी नगर में देखते रहते हैं। मेरे हस्बैंड को इतना पसंद है। इधर मेरा बेटा रहता है इधर दिल्ली में। हाँ। इधर आए तो हम पिछले टाइम 3 बार इधर आके गए, आपका शो नहीं मिला। आज सुबह से मैं बोल रही भगवान ये को। मैं बताऊं आपसे, ये दिल्ली और औरंगाबाद के बीच की लड़ाई यही है। ये आज से नहीं है, पुरानी है। आज सुबह से मैं बोल रही थी आज मिलना मेरे नाते नहीं। वो बोले थे अज्जी आज ऐसे करके जाएंगे, मिलेंगे बोली वो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। क्या नाम है? अंजनी। आपको कुछ कहना भी है? हाँ, मुझे कुछ कहना भी है। हाँ जी। मैं बोलती हूँ हाँ। जब सारे मिनिस्टर जब इलेक्शन पे लड़ते हैं ना, हाँ, हाँ। तब ये योजना अनाउंसमेंट करते हैं। हाँ। लाड़की बहन योजना या बस का फ्री टिकट, हाँ। कुछ भी योजना करते हैं। हाँ, हाँ। तब उसके लिए उनको फंड कहाँ से आता है? हाँ। जो हम लोग, जो भी हमारे बेटे लोग जो टैक्स देते 30%, हाँ। वो टैक्स का फंड वो रिलीज करते हैं। हाँ। क्यों वो रिलीज करना? हाँ जी बोलिए। मिनिस्टर लोग अपना खुद का फंड रिलीज करके इलेक्शन लड़ना, वो जो हमारे बच्चों का या हमारा फंड रहता है वो एजुकेशन बच्चों के लिए टीचर बोले। सच तो ये है, मैं नाम जानना चाहता हूं आपका। विमला हब्बू। विमला जी, माफी चाहूंगा। विमला जी, सच तो ये है कि उन मिनिस्टर्स की भी तो तनख्वाह हमारे ही टैक्स से आती है। सच तो यही है। तो यकीनन वो फ्री बीज पर बात कर रही थी कि ये जो फ्री बीज है, ये जो फ्री पे फ्री और फ्री पे फ्री, ये इशारा उधर ही था। महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से आई हैं और क्या अच्छा बात है कि मैं औरंगाबाद को बचा रहा था और औरंगाबाद सामने, क्योंकि मैं जनता के बीच में खड़ा होता हूं, बहुत सारे लोग से होते हैं, इसीलिए मैं अपनी चीजों पे बहुत ध्यान रखता हूं। यकीनन मैं हमेशा एक बात कहता हूं और उसी पे बिलीव किया। 27 साल हुए ये काम करते हुए। 2 आईने रखो, एक आईना खुद देखो, एक आईना अपने पॉकेट में पीछे, वो अपने लिए है और एक समाज के लिए है। तो इसी में बीच। आप कहां से आए? मैं आजमगढ़ से पंडित राहुल साकृत्यायन की धरती से हूँ। और अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। मैं भी घूमता रहता हूँ, मैं भी लेखक हूँ आजमगढ़ का। नहीं तो आपके पास अनुभव होगा, अनुभव से जरूर लाभ उठाएंगे हम लोग। तो आप पूरे घुमक्कड़ आदमी हैं। वो तो जाना कहाँ कहाँ तिब्बत की यात्रा कराएं। नहीं, घूमना भी एक अपने आप में एक आर्ट है भैया, बड़ी कला है, बड़ी कला है। कहाँ पे क्या खाया क्या नहीं खाया। आप सोच रहे होंगे कि क्या 1 घंटा भैया जी आज ऐसे ही समय बिता देंगे। ना 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 ना, मैं मुद्दे पे आऊंगा, बिल्कुल मुद्दे पे लौटूंगा। आज प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है, मैं उसी पे रहूंगा। बाकी जनता का ये शो है, जनता का मुझे पता नहीं चलता कि कहां से कौन फगवाड़ा से है, कौन औरंगाबाद से, कौन आजमगढ़ से। जो जो कहना चाहेगा वो कहेगा। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी, थैंक यू सो मच। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में आकृति भाटिया आएंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्यारे भैया हमारे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री जी ने आज कुंभ पर बात की पार्लियामेंट के अंदर। 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। आज पार्लियामेंट में उन्होंने बात की, कहा कि विपक्ष ने उस पर कुछ कहा और नाराजगी भी, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बात की उसमें बहुत सारी बातें थी, लेकिन 2 बातें मैं ढूंढ के लाया हूं, क्योंकि मेरे शो में नवयुवक बहुत खड़े रहते हैं। मॉडर्न युवा पीढ़ी, महाकुंभ
और दूसरे उत्सवों से जुड़ रही है। जो हमारी नई पीढ़ी है वो जा रही है कुंभ में, कुंभ और ऐसे ही उत्सवों में जा रही है, डुबकी लगा रही है। बहुत महत्वपूर्ण है, संकेत है। इस संकेत को पकड़ेंगे और आगे की बात करेंगे। आज का युवा परंपरा, आस्था, श्रद्धा को गर्व के साथ अपना रहा है, उससे जुड़ रहा है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और तीसरी बात, जब एक समाज अपनी विरासत पर गर्व बढ़ाता है तो प्रेरक तस्वीरें सामने निकल के आती, बहुत ऐसी जो उदाहरण के तौर पर आती हैं, वो निकल कर आती हैं। तो ये बात है। एक बात तो सच है कि 66 करोड़ जब स्नान करेंगे तो वो एकता का तो कुंभ होगा ही, और उसमें तमाम सारे उसके साथ रिफ्लेक्शंस उसके साथ निकलते हैं। तो बात दरअसल ये है कि मैं होकर नहीं, जो गया भी था मैं होकर, वो हम होकर लौटा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसी से बातचीत आज शुरू होगी, लेकिन बाकी लोग जो जहां से आए हैं, जिधर से आए हैं, मुझे मालूम है वो लोग अपनी बात तो कहेंगे और डिबेट पे मैं रहूंगा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? साक्षी तिवारी। साक्षी, साक्षी कहाँ की रहने वाली हो? दिलशाद गार्डन। दिलशाद गार्डन में क्या कर रही हो? मैं बाय प्रोफेशन MBBS कर रही हूँ LHMC कॉलेज से, यहीं से। वही डॉक्टर साहब, इस मुल्क में डॉक्टर्स की बड़ी जरूरत है और ये एक जिम्मेदारी भी है आपके कंधों पे। यकीनन कुछ कहना चाहती हैं, मन में है कुछ, लगता है कि समाज में बोलना चाहिए? नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स अब काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आस्था में बिलीव कर रहे हैं, एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि वो आस्था की तरफ जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हर बच्चे को इस चीज़ में बिलीव रखना चाहिए अपनी स्टडीज। मैं आपसे पूछता हूं, आप MBBS कर रही हैं, आस्था पे बिलीव करने से, विरासत पे जुड़ने से क्या मिलता है, क्या चीज होती, महसूस क्या होता है? मैं आऊंगा तुमसे भी पूछूंगा। एक्चुअली पीस मिलता है, आपको कुछ मिले या ना मिले, आपको पीस मिलता है। पेड़ से पूछते हो, जड़ें जब नीचे जाती हैं तो क्या मिलता है? अरे भैया, वो पत्ते जो लहरा रहे हैं ना, वो जड़ों के लहरा रहे हैं, जड़ों की वजह से लहरा रहे हैं। वो जड़ें हैं जो सींचती हैं बिरवा को, और हमारा पेड़ जो है मजबूती के साथ खड़ा हो, यही विरासत है। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी से आज शुरू करूंगा। जी, आम आदमी पार्टी, आइए। अभिषेक जी, स्वागत है। प्रतीक भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आपने बोला और यहाँ पे पैनल है, अगर इसमें पक्ष रहे, केवल पक्ष पे क्या डिबेट हो सकती? नहीं हो सकती। मुझे लगता है एक सार्थक लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें पक्ष और विपक्ष ना हो, दोनों को मजबूत होने। ठीक है अभिषेक, मैं इसका जवाब दे देता हूं। कांग्रेस को ऐसा तो होता नहीं है कि कांग्रेस को बुलाया ना जाए। कांग्रेस हमारे शो में आती, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं। आज कांग्रेस ने कहा कि हम डिबेट में शरीक नहीं होंगे, और जो दूसरी आकृति आने वाली थी वो अभी तक आ नहीं पाई, अन्यथा वो भी मामला बन जाता। तो इस सवाल का जवाब ये था। अब आगे बढ़ो। मैं तो चाहूंगा कि आपसे थोड़ा सा प्रेरित होकर प्रधानमंत्री जी को भी ये सीख लेनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी सीख लेनी चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर पक्ष जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी विपक्ष भी है, दोनों की आवश्यकता है। देखिए, जहां तक कुंभ की बात है, ये हमारे आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। जो कुंभ है ये हमारी भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, ये हमारी भारतीय इतिहास है। और आज नहीं कुंभ हुआ, ये 7वीं सदी से हो रहा है, 7th सेंचुरी, जब सम्राट आकृति आ गई। थैंक यू सो मच। हाँ जी, जब से हो रहा है कुंभ, जब से ये इतिहास में बताया गया है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य देते हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, उनके वक्तव्य के बाद जब देश का विपक्ष ये मांग करता कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, और कुंभ के अंदर जो हमारे हिंदुस्तानी लोग अपनी जान दे दिए, उनकी जान चली गई, उनके ऊपर भी संवेदना तो व्यक्त करना चाहिए था, उनके ऊपर भी श्रद्धांजलि तो देना चाहिए था। इतना ज्यादा संवेदनहीन होनी ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे हिंदुस्तान के लिए भी ठीक नहीं। ठीक है अभिषेक, पार्लियामेंट में एक नियम है जिसको कि स्पीकर बताते हैं। स्पीकर ने उस नियम को बताया कि प्रधानमंत्री और मंत्री के बोलने के बाद ऐसा नहीं होता कि सवाल उत्तर हो। दूसरी बात यह है कि जहां तक संवेदना व्यक्त करने की बात है, मुझे याद है कि एक्स पर लिखा प्रधानमंत्री ने, उसी दिन रैली थी दिल्ली में, मुझे वो भी याद है। वहां भी उन्होंने कहा मैं दे दूंगा, आप विपक्ष हैं, आपकी पूरी, मैं तो आज बोलना ही ना दूं किसी सत्ता पक्ष को, आप ही बोले। हाँ। और तीसरा मुझे याद है इंस्टेंस, जब उन्होंने कुंभ खत्म हुआ और कुंभ खत्म होने के बाद उन्होंने फिर लिखा और कहा कि अगर कोई कमी कहीं किसी से रह गई हो, मुझसे रह गई हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये तीन इंस्टेंस तो मुझे याद है, बाकी अगर चौथा पांचवा आपको याद हो तो मुझे बताइएगा। प्रतीक भाई, कुंभ के अंदर किसी परिवार की मां की डेथ हुई है, किसी के भाई की डेथ हुई, किसी के बाप की डेथ हुई है,
क्या ट्विटर खेलने पे आज तक क्या कार्रवाई हुई? उसके ऊपर लोकतंत्र के सबसे बड़ी मंदिर में प्रधानमंत्री जी इतने ज्यादा संवेदनहीन हो सकते हैं कि वो संवेदना तक व्यक्त नहीं करते। क्या ट्विटर पे देश चलेगा? क्या व्हाट्सएप पे देश चलेगा? क्या इस तरीके से देश चलाया जाता है? अगर विपक्ष उसमें मांग करता है व्यापक चर्चा होने की आवश्यकता है तो आप चर्चा नहीं होने देते, आप रूल की बात करते हैं। एक रूल ये भी है, प्रधानमंत्री जी अचानक से आते हैं और बोल के चले जाते हैं। अरे बोल सकते हैं, लेकिन रूल ये भी है एटलीस्ट वहां के जो सदस्य हैं उनको तो बताइए, आप वो भी नहीं बता रहे। कौन सी नियम की आप बात कर रहे हैं? नियम आपने खुद ही बता दिया कि वो बोल सकते हैं और वो बोल दिया उन्होंने। तो ये बात आप कह रहे हैं कि किसी के माँ, किसी के पिता, किसी का, ऑफ कोर्स ये है, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। ये नहीं, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल सच है। मुझे मालूम है जिम्मेदारी आपको दिल्ली की जिम्मेदारी जब दी गई तो आपने जिम्मेदारी निभाई थी, और मुझे याद है दिल्ली के दंगों के बाद क्या हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है जी ना, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं आ रहा हूं, मैं 1 मिनट बोले दी, उसके बाद आता हूं। मैं आ रहा हूं सर। ये अधिकार किसी को नहीं प्राप्त है कि सफेद कुर्ता है तो उसके पहले उसका अधिकार है ना। हाँ, ये अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। यहाँ कोट वाला पहले बोल सकता है, हो सकता है सफेद वाला बस वाले का नंबर ही ना आए, है ना, तो मैं आ जाऊंगा आपके पास। हाँ जी। देखिए प्रतीक जी, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि पक्ष और विपक्ष जो है वो दोनों होने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष जब विषय धर्म का हो, जब विषय आस्था का हो, जब विषय देशभक्ति का हो, तो वहां पर आप विरोध करके विपक्ष नहीं बन सकते कि आप धर्म के नाम पर महाकुंभ के अंदर जो है वहां के लोगों को महाकुंभ पर आपत्तिजनक बयान दें और कहते हैं हम विपक्ष हैं, हमारा काम है कि हम महाकुंभ पर आपत्ति उठा सकते हैं। वहां कोई उसको मृत्यु कुंभ कह जाता है। निश्चित तौर पे आपने बोला कि प्रधानमंत्री को संवेदना नहीं, वहां पर स्वयं वहां के मुख्यमंत्री जिस दिन घटना घटी वहां पर जो भी दुर्घटना घटी उसके दुख प्रकट करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री थे, और प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ से दुख व्यक्त किया तुरंत, जब आप सो के नहीं उठेंगे। आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। सुबह 4 बजे प्रधानमंत्री उठ करके 5 बजे बकायदे उसकी चिंता कर रहे हैं। देखिए ऐसे देश नहीं चलता जैसे आप लोग चलाना चाह रहे हैं। लेकिन ये सौरभ जी, मैं बता रहा हूँ, मुझे 100% बिलीव है कि आज अगर विपक्ष को बोलने का मौका मिलता तो सबसे पहले वो ये कहते कि ये जो कौन सा कुंभ बोला था, मृत्यु कुंभ नहीं बोलना चाहिए था, ममता जी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल जी तुरंत यही बात आज कहते, बस बोलने का मौका मिलना चाहिए था उन्हें आज। ये 100% वो यही कहते। नहीं देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी जो हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है उसका संगम, जिसमें 67 करोड़ लोग स्नान किए, पवित्र स्नान किए, देश ही नहीं विदेश से लोग आए। कब बूढ़ी माताएं, बुजुर्ग, महिला, पिता, बुजुर्ग जो है, अभी ये बाप कह के, बाप हमारी संस्कृति में नहीं कहा जाता, हमारी संस्कृति में पिता कहा जाता है। पहले हमारी संस्कृति सीखिए, फिर उसके बाद विपक्ष बनिएगा। विपक्ष का भी एक जो है धर्म होता है कि पहले जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी भाषा है, उसमें आप बात तो करिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस प्रकार से महाकुंभ को उसी समय मृत्यु कुंभ कह दिया गया, यह कहा गया कि जो लोग जा रहे हैं वो वहां पर जो है गिरेंगे, फिसलेंगे, मर जाएंगे, ये वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब जो गिद्ध की नजर लगा करके बैठे हुए थे वहां पर, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लाशें ही ढूंढी, और करोड़ों लोग गए जो पवित्र स्नान किया वहां पर, उन लोगों ने अपनी श्रद्धा ढूंढी, आस्था ढूंढी। जी देखिए, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा कि महाकुंभ में 66 करोड़ लोग स्नान करने के लिए गए, और वो आंकड़ा इतना बड़ा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जितने लोगों ने भाग लिया। एक मिनट रुकिए, कहाँ गए बाबूजी? हाँ, आ गया। हाँ जी, मैं कहना चाहता था, जो सर बोल रहे थे 1954 में कुंभ हुआ था जब इंदिरा जी की सरकार थी, 500 नेहरू जी थे, सॉरी, 2-3 हजार लोग मर गए थे कुंभ में। किसी ने चर्चा किया क्या? जरा उनसे पूछिए। उसका ये होता ही नहीं था, ऐसा सब मेला वेला नहीं लगता। मुलायम जी की सरकार थी, उसमें कुंभ में भी कितने लोग मरे थे? हाँ, पिछली बार पूछा क्या? चर्चा हुआ? कोई जानता भी नहीं कितने लोग लाशें कहाँ गंगा में बहेगी। एक बात कर रहे हैं। ठीक। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, लेकिन इसमें कुछ करना चाहेंगे टिप्पणी? देखिए, नेहरू जी के बारे में खूब चर्चा हुई, बिल्कुल चर्चा हुई। उस समय कौन कह रहा है कि उस कुंभ में जो है कि दुर्घटना हुई थी और नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर इस कुंभ में हम लोग केवल ये नहीं कर सकते कि आस्था का मामला है, उसकी आलोचना नहीं कर सकते। इस आस्था के ऊपर वहां पे प्रबंधन करना, डबल इंजन की पूरी व्यवस्था की कहानी थी। हमने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि 2001 का कुंभ भी हम लोगों ने देखा, 2013 का भी कुंभ देखा हुआ था। लेकिन उन घटनाओं से, पीछे के घटनाओं से सीख नहीं ली गई। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है भाई, युवा आस्था के साथ जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं बड़ी स्वागत योग्य कदम है, लेकिन युवा ये भी तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो गंगा में भी डुबकी लगा ली, कुंभ में भी डुबकी लगा ली, कब मिलेगी हमें नौकरी, कब मिलेगी हमें बेरोजगारी से मुक्ति? अब तो हम पापों से भी मुक्त हो चुके हैं, अब हमें नौकरी से युक्त होना है। महिलाएं और गृहिणियां पूछ रही हैं हमसे कि हमने कुंभ में डुबकी लगाई है, अब हम भी
पाप की कोई छवि नहीं है, लेकिन हमें महंगाई से कब मुक्ति अरे तो उतनी दूर से बताओगे? अरे तो तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आजा, आजा आजा मेरे पास आजा। अरे इधर आजा, इधर आजा। बस बोले कि हाँ नहीं कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वो ये कह रहे हैं कि जी 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 मैं आ गया आपके पास आ रहा हूं। उसके बाद जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी कहती विपक्ष को बोलने देना चाहिए। जब दिल्ली में इनकी सरकार थी 62 एमएलए थे, तो 8 एमएलए भारतीय जनता पार्टी कैसे मार्शल से उठा के बाहर फेंक दिया करते थे और बोलने देने की बात करते थे। पंजाब में इनकी सरकार, ये कहते हैं संवेदनहीन सरकार है। इतनी संवेदनहीन सरकार पंजाब में है कि चर्चा नहीं कर रही देश के अंदर, पंजाब के अंदर लीवर कैंसर से और कैंसर से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा, लेकिन स्वास्थ्य पे चर्चा नहीं कर रहे हैं साहब। तो पता चले बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे। एक बात। दूसरी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े मन से बोला, नियम 372 के अंतर्गत जब कोई प्रधानमंत्री और मंत्री बोलता है तो उसमें सवाल नहीं पूछा जाता। उन्होंने दिल की बात रखी। जैसे मेरी छोटी बहन ने बोला, वो एमबीबीएस कर रही लेकिन आध्यात्मिक चेतना की बात कर रही है। इसी तरीके से एक सामाजिक चेतना, एक सामाजिक सरोकार और प्रयास का एक सबसे बड़ा महासंगम हुआ महाकुंभ। लेकिन एक बात योगी जी ने विधानसभा के अंदर कहा था, बड़ी अच्छी बात थी, हो सकता है कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सज्जन व्यक्ति को रिश्ते मिले, संवेदनशील व्यक्ति को रिश्ते मिले। जो वहां पे गए उनको क्या कहते हैं, श्रद्धालु लोग गए, उनको भक्ति में एकदम से लोपित श्रद्धा मिली। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली। जो जिसकी जैसी भावना है उसको वही चीज यहीं पे दिखती है। तो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, यही लोग कहते हैं कि वहां पे जो महाकुंभ है, किसी और धर्म के बारे में जाके बोल के देखे, मृत्यु कुंभ के वो बोलते हैं, किसी और धर्म के बारे में बोल के देख सकते हैं लोग। हम तो इतने ज्यादा लोकतांत्रिक हैं प्रतीक भाई, दिल्ली की जनता ने 2020 और 2015 में भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के लायक भी नहीं समझा था, फिर भी हमने विपक्ष का दर्जा दिया। आज तक कभी दिल्ली के इतिहास में नहीं हुआ था नंबर 1। जहां तक पंजाब के हेल्थ मॉडल की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है जो अपने बजट का 23% खर्च करता है, 23% खर्च करता है। और ये बात करें, हमने कुंभ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया प्रतीक भाई। मैं भी गया था कुंभ, आस्था का विषय मैं बोलता रहा हूं, वो भारत की सांस्कृतिक परंपरा है, भारत की सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले ये बताएं, इतने लोगों की जान गई प्रतीक भाई, किसी के घर में रोटी नहीं बनी है, किसी के मांग में सिंदूर नहीं डल रहा है, और आप संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे, उनके ऊपर जांच नहीं हो रही है, और आप यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। आप ये राजनीति करें। कमीशन बैठा हुआ है तो अभी हाईकोर्ट ने बोला। प्रतीक भाई वही हो गया, महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए कमेटी, वहां पे जांच करने के लिए कमेटी, वो कमेटी खेलते रहे। कमेटी का मतलब काम ना करना। अब देखें, मैं आपसे बस सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि आपको देश की संविधान की संवैधानिक संस्थाओं पे तो बिलीव करना ही चाहिए ना। तो हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले बोला ना, परसों ही तो बोला है कुछ, तो आपको पता होगा, और इसी में बोला है सीबीआई के मामले को लेकर कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए। जी, इन्होंने बताया कि 2 बार हमको दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत दे करके हमको सरकार बनाई। अरे हम आपसे पूछना चाहते थे, भारत के प्रधानमंत्री जी ये नहीं कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा। आपके नेता तो कह के आए थे कि मैं आम आदमी की तरह आम आदमी के बीच में रहूंगा, गाड़ी बंगला कोठी नहीं लूंगा। जनता को बेवकूफ बना करके आपने सत्ता हथिया ली दिल्ली की, और आप बता रहे हो कि हम बहुत लोकतांत्रिक पार्टी। कितनी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। जब दिल्ली के दंगे हुए थे, हमारे घर के बगल में हुए थे बदनपुरे में, लाशें निकल रही थी, लाशें क्या कर रही थी आपकी सरकार? आप ही का नेता जो है वहां पर जो है वो दंगा में पकड़ा गया था। और दूसरी बात, पंजाब में इन्होंने कहा 1,000 रुपए वाली बात। आप 3 साल से सरकार में, पंजाब में 1 रुपया नहीं दे पाए हैं, और कमेटी कर रहे। आप टोपी खेलते थे रामलीला मैदान में, आप टोपी खेल करके लोगों को टोपी पहनाया। दिल्ली में आपका स्वास्थ्य और शिक्षा समझ लिया दिल्ली की जनता ने, लात मार के निकाल दिया। पंजाब में भी आप जाने वाले भाई, मैं फक्र के साथ कहता हूं, टोपी वाले लोग हैं, गांधी वाले लोग हैं, गोडसे वाले लोग नहीं हैं। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी अशांति फैल रहा है, केवल और केवल गोडसे वालों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए फैल रहा है। दूसरी बात, मैं जो भी आपका मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में आपने 1000 वादे किए, 100 वादे किए, हम उस पर सवाल नहीं करें। प्रधानमंत्री जी को मैं मानता हूं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के मुखिया हैं। उन्होंने बोला था कि पहले कैबिनेट में 2500 रुपए का प्रस्ताव पास करेंगे और 8 मार्च से पहले हमारे महिलाओं के अकाउंट में आएगा। वो कहा गया? हम तो प्रधानमंत्री जी को मानते हैं। मैं देता हूं। प्रधानमंत्री जी को झूठा बोल रहे हैं। आपके नेता कहते थे, आपके नेता आए थे जन लोकपाल बिल लेकर के, अपनी पार्टी में जन लोकपाल बिल पारित किया था। कम से कम वो तो पारित कर दिए होते वहां सरकार, वो भी नहीं किया। आपने कहा कि
प्रधानमंत्री को मानते हैं, मैं वही बात कह देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पॉडकास्ट किया ना उन्होंने, और उन्होंने कहा कि गांधी से 20वीं शताब्दी में नहीं, आने वाली शताब्दियों में भी प्रासंगिक हैं और बने रहेंगे। तो गोडसे वाली बात पे तो ये, और निश्चित नहीं वो मैं बिल्कुल वो बात जो है वो आपको प्रोग्राम चलाना है तो मैं बता रहा हूं। और दूसरी बात जो आपने कहा कि 2500 वाली, तो 51,000 करोड़ शायद बजट में पास किए हैं उन्होंने जी। हाँ, 5100 करोड़ रुपए 5 करिए। हाँ, इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार 67 लाख महिलाएं हैं। आप 2,500 पे करिए, लगभग 21,000 करोड़ रुपए की बजट आ रहा है, और 5100 रुपए की है। तो सारी महिलाओं को नहीं, सारी महिलाओं को देना है। अरे उन्होंने वादा किया था हर महिलाओं को देंगे। रुकिए, आपको चाहिए 2,500 रुपए लीजिए। नहीं जी, 250 रुपए से क्या होता है? हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो सवाल ये है कि कैसे लपेटना चाहिए। हाँ, वो बहन खड़ी है पीछे जी। नमस्ते, दिल्ली में रहती हैं? कहाँ रहती हैं? एमपी खंडवा। अरे वाह, बहुत अच्छी जगह से आप आई हैं। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? बढ़िया हैं। कुछ कहना चाहती हैं? मैं ये कि मतलब मैं जहाँ रहती हूँ ना, मैं आपका ये चैनल हमेशा देखती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। जनाब दे रहा। हाँ, आकृति, लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे थे कहाँ है। मैंने कहा बस आ ही रही हैं जी। नहीं प्रतीक जी, मैंने भी बहुत मिस किया शो को, इस माहौल को, और आपकी जो अंदाज। बहुत बाद आई हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और देखिए, मृत्यु कुंभ कहना तो गलत है, ये तो मैं नहीं, गलत ही नहीं, मैं इसको मानता हूँ कि बिल्कुल गलत है, और 100% गलत है, किसी भी दृष्टिकोण से गलत है जी। लेकिन बयान तो ऐसे भी आए थे जब बोला था कि जो मृतक हैं उनको मोक्ष प्राप्ति मिल जाएगी या मिल गई है, तो क्या वो अपने घरों के लोगों को या खुद को मोक्ष प्राप्त के लिए भेजेंगे? मेरा पहला सवाल। दूसरी बात कि नौकरियों का या मान लीजिए नवरत्न कंपनियों का, इनका गैर सरकारीकरण हो रहा है, और धर्म का जो सरकारीकरण हो रहा है, राजनीतिकरण तक भी ठीक है, उसका जो बाजारीकरण और विज्ञापन अगर आप देखेंगे तो कितने करोड़ों लाखों करोड़ों के विज्ञापन जो हैं उसके लिए कुंभ को यूज किया गया। उसकी जो पवित्रता है, उसकी जो मूल भाव है, वो मुझे लगता है कि वो उतना ठीक नहीं है जितना कमर्शियलाइजेशन देखने को मिला है। आप शुरू से देख लीजिए, मेले हो, तीर्थ यात्रा हो, या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जनता और संत समाज मिलकर उसका आयोजित करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरकार सहयोग नहीं कर रही। पहले सहयोग होता था, अब पूरा नियंत्रण है। यहाँ पर दिक्कत है। तो इन सब चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा कि धर्म निजी मामला नहीं है, जनता का मामला है, और उसमें जिस तरीके की खर्चा, रेवेन्यू और इसका, तो जो धार्मिक पर्यटन बन गया है, सवाल उस पर उठ रहा है। धार्मिक पर्यटन जो, एक मिनट, मैं आया। हाँ जी। हाँ। तो लोग आएगा कैसे देखने के लिए? जब तक प्रचार नहीं होगा, लोगों को क्या पता क्या हो रहा है, क्या पता लगेगा? कहाँ से आना हुआ आपका? हम बिहार से। अरे बेटा, नाराज ना होइए, ठीक है, नाराज ना होइए। बिहार में कहाँ से? समस्तीपुर से। हाँ, उधर नहीं, हमारी तरफ देखिए। तो प्रचार नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा। तो कैसे पता चलेगा? अच्छा, मान लो प्रचार हो तो अच्छा ही है कि आपके हिसाब से? तो नहीं, प्रचार होना चाहिए। प्रचार होना चाहिए। नहीं, प्रचार ठीक बात है कि कुंभ हो रहा है, ये शुरू से लोगों को पता होता था। हाँ। लेकिन 2013 का, 19 का जब भी हुआ है, हमेशा बोला गया 144 साल कंप्लीट हुए हैं, कितने बड़े बड़े संतों ने इस पर बयान दिए हैं। हाँ। तो ये इस तरीके की जो फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है वो ठीक नहीं है। और कुंभ के बारे में सबको पता है, लोग पहुंचेंगे। क्वांटिटी की बात नहीं है, धर्म क्वालिटी से जुड़ा हुआ सवाल है, वो मूल भाग से धर्म को आपके सहयोगी दल के नेता जो डीएमके से बोलते हैं कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया है, जो 66 करोड़ जो है हिंदुओं ने वहां डुबकी लगाई है, आपने आज तक उस पर जवाब नहीं दिया। आपकी पार्टी ने, आप आस्था की बात कर रही हो, आप तो आस्था की बात करने लायक भी नहीं है कांग्रेस पार्टी, जिसके सहयोगी दल पार्टी डीएमके ने हमारे धर्म को डेंगू, मलेरिया, HIV से जोड़ा था। वो 66 करोड़ हिंदू आज इनको फूक रहे हैं इनके ऊपर कि इन्होंने हमारे धर्म को डेंगू बोला था। मैं देखिए, ऐसी बात आप मत कीजिए। मैं सनातनी खुद हूँ और मैं अभी किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूँ। मैं एकदम रैशनल बात करूंगी, और धर्म का जो नहीं, बिल्कुल रैशनल बात है। आप कितनी देर के रोजगार मिला? आप परमानेंट नौकरियां परमानेंट
बाइक सवार, जितने वहाँ पर खाना खिला गए, कितने रुपए की थाली थी, कितने रेवेन्यू मिला, कितने पैसे मिले, आप बताइए ना बहना, आप कितनी बहनों को रोजगार मिला? और एक बहना तो कितनी माला बेच के करोड़ पैसे कमाए, बताइए ना कितनी पैसा हुआ बहना? इसके लिए आप कार्निवल कीजिए ना, इसके लिए आप दूसरे तरीके का कॉर्पोरेट मेला कीजिए, उस पे खूब इन्वेस्टमेंट आएगा। ये आप बोलेंगे कि आपने पैसे कमाने के लिए कुंभ किया, आप ऐसे जस्टिफाई करेंगे कुंभ जैसी पूरी पवित्र। कुंभ का मूल और मूल उसका स्थान नेमी, कुंभ की नेमी आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, और मैं जरूरी नहीं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इनकी बात से। उसके तमाम डायमेंशंस हैं कुंभ के, और इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा, इन्होंने कहा कि विज्ञापन खर्च किए गए, विज्ञापन में लगाए गए। इन्होंने कहा मैं राजतंत्र की बात ही नहीं कर रहा हूं, जब राजाओं महाराजाओं की तरफ से मेला लगा करते थे और उसमें हर्षवर्धन आए और अपना पैसा बांट के चले गए, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो आधुनिक संदर्भों में बात कर रहा हूं, आधुनिक संदर्भों में बात कर रहा हूं। और क्यों ना करूं? मैं आपसे आकृति एक सवाल पूछना चाहता हूं सिर्फ, क्योंकि आप क्लैरिफिकेशन, मैं जो एडवर्टाइजिंग की बात कर रही थी, कुंभ मेले की एडवर्टाइजिंग नहीं, वहां पर जो ब्रांड्स और कॉर्पोरेट्स अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, मैं उसके खिलाफ हूं। कुंभ का प्रचार करने में, उसको प्रचलित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे अलग अलग तरीके से। एक बात बताइए, एक मिनट, अच्छी बहस है, होने दो। जिसने 50,000 रुपए दान दिया है, उसको संगम में जो है मेन मुख्य टेंट मिलेगा, बाकी लोगों को जो तीर्थ यात्री है उनको 20-20 किलोमीटर चलवाया जाएगा। आप जानिए वहां की सच्चाइयां, किस तरीके से भेदभाव हुआ है। दलितों की जो वहां पर जो कांस्टेंट आपको सफाई मिल रही थी, मैं बताऊंगी, सुन लीजिए बात। देखिए, आप क्या कोई गरीब आदमी हिंदू नहीं है जो वहां पहुंच नहीं पाए? वो क्या कमतर हिंदू है? मुझे मालूम है प्रधानमंत्री ने दलितों के पैर धोए, मुझे मालूम है जी, मुझे गई है वहां पर कोई जात पात नहीं देखी गई है। मैडम, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप तुष्टीकरण की राजनीति कब तक नहीं छोड़ेंगे? आप हमें ये सवाल जवाइए। हमारा मोदी जी का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देखिएगा अभी तक एक बोतल पे 2 बोतल फ्री मिलती थी, हटा दिया ना। अरे हटेंगे और भी हटेंगे, पूरे देश पे सरकार। मैं आखिरी देता हूं, यू हैव टू लिसन। हाँ जी प्रतीक जी, देखिए मैं तो मानता हूं मेरी बहन सनातनी है, कोई इसमें इनके बीच इनके कहने का मतलब कुछ और होता है, लेकिन शब्दों का चयन जो है वो ठीक से नहीं कर पाती, क्योंकि शब्दों का चयन ये कांग्रेस पार्टी से लेती हैं। अगर भाजपा से लेंगी तो अच्छे चयन को, शब्दों के चयन अच्छे कर पाएंगी, पहली बात। दूसरी बात देखिए, इन्होंने कहा कि जो कुंभ है उसका प्रचार प्रसार, सुन लीजिए, नहीं आपने कहा कि जो प्रचार प्रसार यूज कर रहे हैं, देखिए सुन लीजिए आप, देखिए सैफाइक महोत्सव होता था, उसका प्रचार प्रसार होता था, उस पर आपत्ति नहीं थी आप लोगों को। लेकिन जब महाकुंभ, जो हमारी सनातन आस्था का महापर्व है, जिसमें 67 करोड़ लोग डुबकी लगा रहे हैं, आस्था का पर्व है, उसका अगर प्रचार प्रसार विश्व में हो तो क्या समस्या है? यह तो बहुत अच्छी बात है। जो भारत की, जो हमारी विचार है, जो हमारे आदर्श है, जो हमारी संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। मैं एक चीज सिर्फ आकृति से पूछना चाहता हूं, मुझे नहीं, क्योंकि बहुत इन्होंने अभी पीएचडी सबमिट की है और अब ये डॉक्टर हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे, हरि का होई। जोर से बोलिए गुरुजी। जो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। 6-7 करोड़ लोग जब डुबकी लगा रहे थे, किसी ने पूछा था किसी से कि तुम राम सेवक हो या तुम राम गुलाम हो या तुम राम खिलावन हो या तुम अखलाक हो या तुम रिजवान हो या तुम राम के तो गुलाम है ही हैं। ये तभी होता है जब स्टेटमेंट पूरी नहीं सुनते। आप बोलिए ना। मैं ये कह रही, आपने कहा ना दलित, आगे सुना कि क्या बोला मैंने? मैंने पूरा सेंटेंस सुना था। नहीं, आप उससे पहले। अच्छा चलिए, मैं तो इतना मानता हूं कि भूल सुधार के लिए पूरी गुंजाइश, भाई साहब, भूल सुधार के लिए पूरी गुंजाइश होनी चाहिए। प्लीज करेक्ट। नो, मैंने कुछ बोला ही नहीं कि करेक्ट करूं। मैंने आपने दलित का भी कहा, आपने कहा क्या गरीब के लिए स्नान करने का बोला ही नहीं। हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो पूरी क्लीनलीनेस का वहां पर ध्यान रखा गया, जो पूरा वहां पर अरेंजमेंट कर रहे थे, जो वहां पर सेप्टिक टैंक्स क्लीन कर रहे थे, उनके वेतन जो है उसके लिए भी जो है सवाल उठ रहा था।
तो मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या वहां पर जो मैं पैसों की बात कर रही थी कि जब इतने बड़े बड़े फंड और कॉर्पोरेट फंडिंग आ रही है तो क्या सबके लिए वहां पर इक्वल और बेसिक मैं जवाब दे देता हूँ। मैं इसका आप देंगे? क्या नाम है? ओजस अग्रवाल। सर मेरा प्रश्न आरएसएस बीजेपी वालों से है कि तुम लोग हिंदुओं की ठेकेदारी क्यों करते हो? किसने तुम्हें ठेकेदार बनाया? 100 साल 1925 में तुम्हारा संगठन आया था। 100 साल पुराना तुम्हारा संगठन है। हमारा सनातन 5000 साल पुराना है। तुम सनातन से हो, सनातन तुमसे नहीं है। इसलिए हिंदुओं की ठेकेदारी करना बंद कीजिए। ठीक, नहीं सवाल होगा पूरा। एक नो आराम से। ठीक। एक मिनट। तुम्हें भगाना है तो भगा ही दूंगा मैं तुम्हें 2 मिनट के अंदर। ओजस, सवाल यह है कि 66 करोड़। एक मिनट, अरे कोई बात नहीं। सवाल एक पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक सवाल पूछ लिया, सवाल 66 करोड़ लोगों ने जब स्नान किया और दुनिया का सबसे अमीर आदमी स्नान कर रहा था, तो क्या उसने कोई पर्ची या रसीद कटाई थी? और जब राम खिलावन ने स्नान किया तो क्या पर्ची और रसीद कटाई थी? ये मुझे सवाल का जवाब चाहिए। अब मैं आ जाता हूं आपके पास। जी बोलो। मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी एक कह रहे थे कि आरएसएस वाले क्यों ठेकेदार बन रहे सनातन धर्म के। तो जो सनातन धर्म इन्होंने बताया 5000 साल पुराने हैं, जो भी है, तो जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था तब ये लोग कहाँ थे? जो अभी बांग्लादेश में भगा जा रहे हिंदुओं के, तब कहाँ गए थे ये लोग? ठीक, मैं भैया ठीक है, तुम्हारा सवाल भी लिया मैंने, उनका भी सवाल लिया। आराम से। जी मैं आ जाऊंगा। जी बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप आरएसएस, हिंदू जितने भी संगठनों की बात करते हैं, कौन हिंदुओं का नाम लेता है? एक पार्टी का नाम बताओ। सारी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आज जितने भी बात कर रहे हैं सब आज औरंगजेब और आपकी, मैं दिन भर से न्यूज देख रहा था, औरंगजेब और संभाजी की बात चल रही है। अगर महाराष्ट्र में हर पार्टी बात करती है कि औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए, अगर उसमें हिंदूवादी लोग ये कहते हैं कि हटनी चाहिए, तो आपको क्या दिक्कत है? ठीक, मैंने ले लिया, ये भी बात ले लिया। अब इसको बात को ऐसा ना, थोड़ी देर को ऐसे ही रखो इसको, है ना? थोड़ा हम कुंभ निपटा लें और फिर हम आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम तुम्हारा? अंकित। हाँ, मैंने इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे और इतिहास के पन्ने। ओजस, रुको यार, नाम ही तुम्हारा ओजस्वी है। हाँ जी, मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल आ जाऊंगा। जी भाई साहब, अभी बात आ रही थी कि कुंभ में बेरोजगारी थी, क्या रोजगार कुछ नहीं हो रहा था। तो कुंभ में इतना रोजगार हुआ था कि एक माला बेचने वाली लड़की स्टार बन गई। हाँ, एक समोसा बेचने वाला कोठी वाला हो गया। इतने रोजगार कुंभ में पैदा हुए। और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने कहा कि सनातन में रोजगार नहीं है, मंदिरों में रोजगार नहीं है। अगर जिस समय भारत में कोविड आया था, लोग भाग रहे थे, तो रोटी खिलाने वाले सिर्फ मंदिर पे थे। मैं तो सिर्फ रोजगार वाले पे, वो श्रम संसाधनों पे उनका काम है, उसमें बोल रही थी। वो नाव वाला उदाहरण छोटा उदाहरण नहीं है और बड़ा उदाहरण है। वो नाव खेने के बाद वो करोड़ों रुपए कमाए, ये छोटा उदाहरण नहीं है और ये बहुत बड़ा उदाहरण है। एक मिनट जी, मैं आपको साहब बिल्कुल चांस जी। देखिए, इंडी अलायंस के जितने भी लोग हैं उनके पेट में दर्द इसीलिए हो रहा कि जो उन्होंने एक फर्जी पीडीए के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। आप जाके कुंभ में उस टाइम देखना था, ना वहां पे कोई दलित का घाट था, ना वहां पे कोई राजपूत का घाट था, ना वहां कोई क्षत्रिय का था, ना वहां वैश्य का था, ना यादव का था, ना किसी का घाट नहीं था। लेकिन वो घाट जो एक मिनट हाँ जी, वीआईपी था। आप सब छोड़ दो, चलो मैं बता रहा हूँ, आप रिलीजन छोड़ दो, आप हर जाति छोड़ दो। मैं 20 साल का हूँ, आज 21 का हुआ हूँ। चलो एक बात बोलता हूँ, वहां पे लोग बोल रहे थे जो लोग सोए हुए थे उनकी मौत के जिम्मेदार वो खुद थे। अरे एक बात बताओ, आप लोग भी 20 किलोमीटर चलोगे तो सो गए नहीं क्या? वहां पे हुआ क्या था उस दिन? जो रास्ता जुड़ रहा था उसको डाइवर्ट कर दिया था वीआईपी के लिए, ताकि वीआईपी अंदर जा पाए। मैं भी गया हूँ अंकल, तो गया संभव ही गया, मैं भी गया था। आपने पुलिस का प्रशासन का इतना ट्रैक व्यवस्था था, पुलिस का अपने गलती से जो लोग खुद की अपने गलती में भगदड़ में मरा है। हुआ दरअसल ये हुआ था, जो कॉरिडोर बना हुआ था वहां पर लोग सो रहे थे और पुलिस प्रशासन अपनी तल्लेसी से लगा हुआ था कि कृपया करके यहां से हट जाइए, यहां से हट जाइए। लेकिन पब्लिक सुनने का नाम नहीं ले रही थी। सुनिएगा, आप सुनने की ताकत रखेगा। कंप्लीट जी। तो सबसे बड़ी समस्या
इंडी अलायंस को यह है कि क्योंकि उन्होंने जातियों में विभेद नहीं कर पा रहे हैं और जो सामाजिक चेतना, एक समरसता का भाव इस कुंभ से जगा है, इनको लग रहा है कि ये लोग बेरोजगार इंडी अलायंस के लोग हो रहे हैं। ये बेरोजगारी देखिए कहां तक चलेगा। राहुल गांधी जी अपनी बेरोजगारी मिटाने पर लगे हैं। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करेंगे। कुंभ की बात हो रही थी और कुंभ पे प्रधानमंत्री ने आज पार्लियामेंट में बोला, उसी पे चर्चा थी। चर्चा के बहुत सारे आयाम होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, पहलू होते हैं। उन तमाम सारे पहलुओं पे, डायमेंशंस पे बातचीत चल रही थी। कुंभ को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात तो सच है जिसमें पूरा देश एक है कि वैसा सांस्कृतिक आध्यात्मिक उत्सव कभी ना होता है, ना कहीं होता है, कहीं नहीं होता। 66 करोड़ संख्या जो है, बस सोच कर ही हम बहुत सारे लोग तो इससे इसी बात से अचंभित। हाँ, ऑफ कोर्स आपको लग सकता है कि बात क्वांटिटी की नहीं हो सकती, बात क्वालिटी की हो सकती है, तो यकीनन 66 करोड़ की जनता को संभालना और उनको एक जगह लाना अपने आप में क्वालिटी का भी काम हो सकता है और क्वांटिटी तो है, इस पर चर्चा है। मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि रोष क्यों है, किस बात पर विरोध क्यों है, यह बात मुझे समझना है। और यह बात मुझे जानना यह है कि क्या हर उत्सव को लेकर है या उत्सव धर्मिता पे लेकर, क्योंकि ये तो देश ही वही उत्सव धर्मिता से संचालित होता है। तो विरोध किस बात पे? वेरी क्विक प्रतीक भाई, न्यूज 18 महाकुंभ, मुझे बताइए विरोध बस, फिर विरोध बताइए। हाँ। न्यूज 18 महाकुंभ पे अपना चर्चा करा सकता है। देश के संसद में क्या महाकुंभ पे चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना आप बताइए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए। हम लोग कह रहे होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे नहीं होनी चाहिए। वो जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उनका कहना है कि महाकुंभ तो हर बार होता है, महाकुंभ तो होता है। वहां का जो प्रबंधन था इतना ज्यादा खराब था, केवल एक व्यक्ति का महिमा मंडन हुआ, इसीलिए हम लोग चाहते चर्चा हो। देखिए, चर्चा होगी तो पोल खुलेगा, पोल खुलेगा तो देश की जनता के सामने नंगे होंगे, इसलिए क्या होंगे? देश की जनता के सामने चार चेहरे इनके गायब होंगे। भैया मैं तो एक ही बात जानता हूं कि गंगा में जब डुबकी लगती है तो उसके बाद जब जैसे निकलते वही है, बस वो तो सच्चाई यही है। मैं जानता इतना ही हूं, बाकी ज्यादा जानता नहीं हूं भी। बाकी मुझे मालूम नहीं नंगा कौन और कौन कपड़े पहनने वाला। बहुत ब्लंट बोलना चाहता हूं, इनको नफरत हिंदुओं से है, इसीलिए कुंभ से है। मैं बता रहा हूं, महाकुंभ हुआ, इन साहब के इंडिया अलायंस के किसी भी बड़े नेता, किसी भी नेता के एक्स पे सिंगल पोस्ट नहीं है। दूसरे दिन दूसरे धर्म का त्योहार होता है, रमजान आता है, धड़ाधड़ ट्वीट आता है और पोस्ट शुरू हो जाता है। दूसरे धर्म के त्योहार के बारे में सिंगल एक वर्ड नहीं बोल सकते ये लोग। ना कहीं पे, वहां भी भगदड़ मस्ती है, वहां भी लोगों को डेथ होती है, लेकिन एक सिंगल वर्ड नहीं बोल सकते। जब इनको हिंदुओं से नफरत है, सनातन से इन लोगों को नफरत है, यही लोग थे कोई कारसियों को गोली चलवाते थे, यही लोग थे जो कहते थे राम का अस्तित्व नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ विरोध क्यों? ये जो ये चिट्ठे खोल रहे हैं दंगों के बारे में, इसमें कितने सारे विरोध क्यों? विरोध क्यों नहीं है? एक मिनट, इन्होंने रमजान और होली की बात की, कितनी सियासी जो है डर का माहौल हो गया था। क्या देखने को मिला? भारत की क्या संस्कृति है कि जो नमाजी थे उन पर फूल बरसाए जा रहे थे हिंदुओं द्वारा, और उसका विपरीत भी देखने का टोपी पहन के नहीं। और मुसलमानों ने होली खेलने वालों पर फूल बरसाए, ये सच्चाई है। मैं समझ गया, तुम्हारा स्थिति समझ में आ गई। हिंदुओं पर मुसलमानों ने भी जो है फूल बरसाए थे। तो ये किस तरीके की जो है बात फैलाई जा रही है? सब धर्म संभव इसी देश की मिट्टी की सच्चाई। मैं बस एक बात जानता हूं और मैं बहुत बहुत गर्व के साथ ये बात कहता हूं कि विरोध वहां तक करिए जहां पे लगे कि ये विरोध जो है अतिरेक हो गया, जहां पे ऐसा विरोध करने लगे कि आपको लगे कि आप सनातन के और उस धार्मिक उत्सव या उस सांस्कृतिक पहलुओं को भी विरोध करने लगे। ऐसा ना हो, उसमें ठेस नहीं होनी चाहिए। हमें नहीं लग रहा है कि विपक्ष का विरोध अतिरेक के स्तर पर। देखिए, किसी भी सरकार की कुंभ दिव्य रहा भव्य रहा, बिल्कुल मानता हूं, लेकिन किसी भी सरकार की जिम्मेवारी होती है नागरिकों के जीवन की सुरक्षा। अगर नागरिकों के जीवन के सुरक्षा के ऊपर विपक्ष सवाल उठाता है तो हमें लग रहा है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और एक चीज और, भारतीय जनता पार्टी के प्रति मैंने विरोध में आप उसका सांस्कृतिक पहलू भी धो देंगे? नहीं, बिल्कुल सांस्कृतिक पहलू को कोई नहीं धो रहा, लेकिन अगर एक चीज आप नंगा शब्द इस्तेमाल करने लगेंगे और आप कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करने लगेंगे? देखिए, उन शब्दों के इस्तेमाल से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा
कि प्रधानमंत्री जी का एक्स पे टिप्पणी करके जो है कि अपना संवेदना प्रकट करना, और प्रधानमंत्री अगर सदन के भीतर का के संवेदना प्रकट करते तो उसका एक अलग महत्व होता है कि सदन चल रहा है और वहां पे भी वो उन चीजों को प्रकट करते। देखिए ये कुंभ में हम कहीं कहीं कुछ अवस्थाएं हुई, हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए सर, क्योंकि हमने पहले भी हम लोगों ने चर्चा की, अभी भी कई जगह पे जो जी। देखिए मेन समस्या क्या है, इनका मोदी विरोध, और मोदी विरोध और बीजेपी विरोध के चक्कर में ये कहीं ना कहीं सनातन का विरोध करने लगते हैं, हिंदुत्व का विरोध करने लगते हैं, हिंदुओं पर टिप्पणी करने लगते हैं, हिंदुओं की आस्था पर, हिंदुओं के महापर्व पर टिप्पणी करने लगते हैं। और यही कारण है कि ये राजनीतिक पार्टी जिनकी सोच में शून्यता आ चुकी है आज गर्त में जा रही है। आपको इस जो सोच की शून्यता है इससे बाहर निकलना पड़ेगा। आप करिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन करिए, बेरोजगारी पर करिए, रोजगार में करिए,